everyone. My name is Swati Sharma. I belong to Jabalpur, Madhya Pradesh. I have done my schooling and graduation from Jabalpur, and this was my third attempt at civil services examination, and I have secured All India rank 15. And my optional was sociology. And in my first attempt, I was not able to clear prelims examination. And my second attempt, I have cleared prelims, mains, and I went till the interview stage, but I missed the final merit list by 12 marks. So today I will share with you all my strategy and the things that worked for me of all the three stages: prelims, mains, and interview, my book list, and what should be your motivation to keep going in the examination. So let's start. So firstly, I will start with my preparation journey. So in my second year of my college, I realized that engineering is not something that I really wanted to do. By engineering, I will be restricted to technological sector. But I have always that zeal to work for the society, to work for the people at the ground level. So that's when I decided to do civil services, because I found it as an opportunity for me, so that I can you get to meet new people daily, to change life of people, to get influence the society in a positive manner, to listen to the grievances of the marginalized sections, weaker sections, and to work for their upliftment, so that we grow collectively as a society. So I found civil services as an apt career opportunity, where I will have self satisfaction, as well as I will be able to change life of lot of people. So that was the main motivation. So I think for any journey, the motivation or the reason, जिसे हम कहते हैं क्यों, तो वो क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने हमेशा ये माना है कि जब क्यों हमारा क्लियर होता है, क्लैरिटी होती है हमारे मन में कि क्यों हमें काम करना है, क्यों हमें सिविल सर्विसेज करना है, तो कैसे करना है, वो जो कैसे है वो क्यों से ही क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो वो क्यों ही अपने माइंड में क्लियर कर लिया था कि क्यों मुझे जर्नी स्टार्ट करनी है। तो जब मैंने क्यों क्लियर किया, उसके बाद मैंने 2019 में जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। मेरे फैमिली में कोई भी इस फील्ड में कभी नहीं था। मैं फर्स्ट हूँ जिन्होंने यूपीएससी करने का सोचा, तो मेरे फैमिली में बट ऑब्वियस था कि मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं था। उसके लिए मुझे गाइडेंस की ज़रूरत था, और हमारा शहर भी काफ़ी छोटा है, तो यहाँ तक गाइडेंस अवेलेबल भी नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिल्ली जाती हूँ थोड़ा एक गाइडेंस सीख करने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक ये 4 साल का जो मेरा जर्नी है, उसमें क्या करना चाहिए से ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हम गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं उसके लिए, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं गाइडेंस के लिए दिल्ली जाती हूँ। तो मैं दिल्ली गई थी। मैं अप्रॉक्स 10 मंथ्स के लिए दिल्ली थी, ताकि एक डायरेक्शन मिले मेरी प्रिपरेशन को। मैं 10 मंथ्स के बाद आफ्टर कोविड मैं 2020 में वापस अपने शहर आ गई थी। और मुझे लगता है मेरी जो असली यूपीएससी की जर्नी है वो तभी से शुरू हुई थी, क्योंकि पिछला 1 साल जो था स्टार्ट का, वो मुझे बस ये समझने में लग गया था कि एग्ज़ाम कैसा है, पैटर्न कैसा है, क्या-क्या यूपीएससी पूछता है, क्या हमारी बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट को इकट्ठा करना, नोट मेकिंग। तो मेरा पहला साल तो उसी में निकल गया। फिर जब दूसरे साल से मैंने प्रिपरेशन किया, स्टार्ट किया, रियल प्रिपरेशन जो कहते हैं, तो उसके लिए मैंने हमेशा एक प्लान्ड और एक रोड मैप अपना तैयार किया था हमेशा से, कि एक रैंडम थिंग्स ना उठाऊँ कि आज मैं ये पढ़ रही हूँ, कल वो पढ़ रही हूँ, नहीं। हमेशा हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सिविल सर्विसेज करें या कोई भी लाइफ में काम करें, एक प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने जब प्लानिंग अपनी स्टार्ट की, सबसे पहले मैं वो सब्जेक्ट्स चुनती थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है। तो क्या, जब हम पॉलिटी जैसे मैं पढ़ती थी, फिर मैं उसके क्वेश्चंस लगाती थी, तो मुझे मोटिवेट साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता था कि हाँ, मुझसे हो रहा है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी, जब अपना पढ़ना स्टार्ट करें तो आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो आपको लगता है आपका फेवरेट है, आप उसमें अच्छे हैं। तो इस तरह से मैंने अपना शेड्यूल बनाया था। मैं यूजुअली सुबह जल्दी ही उठने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक प्रोडक्टिव फेज़ होता है मॉर्निंग का, जो आवर्स होते हैं 5 to 8 का। तो मैं उसमें ही उठती थी। उसमें मैंने अपना जो दिन था वो 4 हिस्सों में बाँट के रखा था: जीएस, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर। हर चीज़ को मैं एक डेफिनेट टाइम देती थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। नेशनली या इंटरनेशनली कुछ भी होता है, वो एक तरह से यूपीएससी एस्पिरेंट का सिलेबस होता है। तो हर चीज़ कवर हो सके, तो मैंने इस तरह से स्लॉट्स में डिवाइड करके रखा था। हर चीज़ को एक डेफिनेट टाइम देती थी, ताकि सिलेबस कवर होता रहे। उसके अलावा मैं हमेशा अपने पढ़ने के बीच में एक-एक ब्रेक रखती थी, ताकि मैं रिफ्रेश्ड भी रहूँ और बिल्कुल बर्डन ना करूँ अपनी प्रिपरेशन को। तो इस तरह से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। उसके अलावा जो
यूपीएससी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन के अलावा भी इम्पॉर्टेंट है, वो होती है हमारी मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत एस्पिरेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं। मैं भी जब दिल्ली गई थी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ओआरएन जो कहते हैं हब है यूपीएससी का, जब मैं वहाँ एंटर करी थी, तो मुझे लगा था कि मैं इस भीड़ में कहीं खो जाऊँगी, क्योंकि इतने बच्चे, इतने कोचिंग्स, बुक लिस्ट, बहुत कुछ है वहाँ। और मैं जानती हूँ ये फ़ियर सिर्फ मेरे मन में नहीं है, जो लैक्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ये फ़ियर है। लेकिन तब मुझे एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उसने वो एक लाइफ़ चेंजिंग सेंटेंस था मेरे लिए। तो उन्होंने मुझसे यही बोला था कि तुम्हें भीड़ नहीं बनना है, तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तुम्हें भीड़ की वजह बननी है। तो वो चीज़ हमेशा मैंने अपने माइंड में स्टिक करके रखी हूँ। तो वो एक तरह से भी मेरा मोटिवेशन वर्क किया कि नहीं, अब जब स्टार्ट किया है तो करना तो है ही। तो उस तरह से मैंने हमेशा सोचा कि अपनी मेंटल हेल्थ तब मैंने रियलाइज़ करी कि कितनी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आफ्टर कोविड सभी ने ये रियलाइज़ कर ही लिया है कि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगी कि जो अपना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है उस पे भी ध्यान दें, अच्छा डाइट लें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, क्योंकि ये जर्नी लंबी भी होती है, छोटी भी होती है। तो हो सकता है आपको बहुत साल भी लगें। ये डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस एक रियलिटी चेक है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी, अपने आप पे हार्ड कभी मत होइए, बिल्कुल अपने आप को बर्डन मत कर दीजिए कि नहीं आपको 18 आवर्स पढ़ना है, क्योंकि बहुत जनरल क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं टॉपर्स के, टॉपर्स बोलते हैं हम 18 घंटे पढ़ते थे, 20 घंटे पढ़ते थे, तो हम भी कॉपी करने का कोशिश करते हैं। मे बी उनका कैपेसिटी था 18 घंटा पढ़ने का, हमारा नहीं है, मेरा तो बिल्कुल नहीं था 18 घंटे पढ़ने का। तो मैंने तो सोचा जितना मेरा कैपेसिटी है मैं उतना ही पढ़ूँगी। उसके अलावा मैं अपने आप को मेंटली बूस्टअप रखने के लिए दिन में एक मी टाइम निकालती थी। उसमें जो मैं करती थी, मुझे डांस करना अच्छा लगता है तो मैं वो करती थी, गाने सुनती थी। अब मैं क्योंकि अपने घर पे थी तो अपने घरवालों से बात करती थी। एक तरह से वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी, क्योंकि जब मैं घरवालों से बात करती थी तो ऐसा लगता था मैं अपने जो मन है अपना हल्का कर लेती हूँ, बिल्कुल उनसे बात करके अपने थॉट्स शेयर करती हूँ, अपने फ़ियर शेयर करती हूँ। आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, उनसे बता सकते हैं आप क्या फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो चीज़ आप अंदर ही अंदर रखेंगे तो वो आपकी कहीं न कहीं प्रिपरेशन को डिग्रेड करती है। तो उस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से बैलेंस आउट करिए, बिल्कुल ही सोशल लाइफ से कट मत हो जाइए। इवेंचुअली जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएँगे तो आपको सोसाइटी में रह के वर्क करना है। अगर आप सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएँगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू देन कम बैक टू द सोसाइटी एंड अडैप्ट टू इट, बिकॉज़ आप फिर सोशली डायफंक्शनल होने लगते हैं उस चीज़ में। इसलिए थोड़ा-सा सोशली एक्टिव रहने का कोशिश कीजिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी। तो इस तरह से मैंने अपनी ये जर्नी की थी। अब मैं अपनी बुक लिस्ट की बात करती हूँ, तो बुक लिस्ट बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत सिंपल सी है, कोई नया बुक मैंने नहीं लिया था कि कुछ नया आया हो ऐसा, तो नहीं, बहुत सिंपल बुक है। मैंने अपनी स्टार्टिंग जो एनसीईआरटी से ही की थी, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए बहुत टफ था एक टेक्निकल बैकग्राउंड से एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में जंप करना। तो मैं सोचा एनसीईआरटी पढ़ के देखते हैं, उससे क्या है, सिलेबस का ओवरव्यू मुझे क्रिएट हो गया था। उसकी लैंग्वेज सिंपल है तो अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है। लेकिन मैंने उसके लिए बता देती हूँ कि मैंने सारी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी, मैंने बस सिलेक्टिव एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, सॉरी पॉलिटी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। ज्योग्राफी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके लिए एनसीईआरटी ही की थी। तो अब मैं अपनी जनरल बुक लिस्ट देती हूँ आपको। फर्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी थी। उसकी लैंग्वेज भी ईज़ी है और उसको अगर हम करंट अफेयर से सब्स्टिट्यूट करते जाएँगे तो मोर और लेस हमारा तैयारी सफिशिएंट हो जाता है। उसके अलावा एक आर्टिकल्स की बुक आती है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। वो उसमें सारे आर्टिकल्स, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसको बेयर एक्ट करके बोलते हैं, उसमें पूरा मेंशन्ड है। तो ये मैंने ये 2 चीज़ें अपने पॉलिटी के लिए रखी थी। सेकंड थिंग हम आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम आईएएस की बुक आती है, वो पढ़ी थी। उसके अलावा मैं बजट और सर्वे जो हमारा हर ईयर आता है, वो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो उसके फैक्ट्स और फिगर्स बजट या सर्वे में दिए रहते हैं, वो डायरेक्ट हमें मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं कोट करने के लिए। और जो बजट में न्यू न्यू स्कीम होती है वो हम अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी पूछते हैं। उससे एक हम एग्जामिनर को एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हाँ, हम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए अवेयर हैं, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम वो चीज़ जानेंगे तभी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। थर्ड बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो जैसे कि मैंने बताया, उसके लिए मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी आती हैं वो पढ़ा था। उसके अलावा मैंने जीसी लियोंग पढ़ा था, वो भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। मैंने चैप्टर 15 to 25 जो इंटरनेशनल वाला पार्ट है, कॉन्टिनेंट्स वाला, वो पढ़ा था। चैप्टर 15 to 25 है आई थिंक। उसके अलावा मैंने ज्योग्राफी के लिए मैप वर्क बहुत अच्छे से किया था, एटलस लेके हर एक चीज़ लोकेट करना, माउंटेन रेंजेस होते हैं, कोल डिपॉजिट्स होते हैं, ऑयल
नेचुरल गैस डिपॉजिट्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि पास में पूछे गए हैं, तो इस तरह से मैंने मैप वर्क का ज्योग्राफी के लिए यूज़ किया था। थर्ड हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री बहुत वाइड है क्योंकि उसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न 3 चीज़ आ जाती हैं। तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ा था, 11th-12th के एनसीईआरटीज़ आते हैं, उसके लिए मेरे को लगा वो काफ़ी सफिशिएंट था मेरे लिए। और मॉडर्न के लिए मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा था और फिर मैंने स्पेक्ट्रम भी, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल्ड नहीं है और मॉडर्न से काफ़ी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए उसके लिए मैं मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम अपनी पढ़ी थी। उसके अलावा आता है आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने वो नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, तो मैंने वो पढ़ा था। उसके अलावा आता है एनवायरनमेंट का पार्ट, तो एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आइस का बुक लिया था, लेकिन उसके अलावा एनवायरनमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से पूछते हैं, तो मैंने स्टैटिक से ज़्यादा करंट में फोकस किया था फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। तो उसके लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन्स आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के आते हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस पर रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि जो मैगज़ीन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोशिश करिए आप उसी को कंटिन्यू करें, अलग नहीं कि इस महीने कोई और पढ़ रहा है, उस महीने कोई। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए अपनी बुक लिस्ट में भी। तो ये एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक का हो गया। उसके बाद बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी की, तो उसके लिए बुक आती है चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो मैंने वो बुक रेफ़र की थी। उसके अलावा फिर हमारा GS4 का जैसे सब्जेक्ट्स है एथिक्स का, तो उसके लिए लेक्सिकन बुक आती है, लेकिन वो मुझे ज़्यादा उतनी यूज़फुल अपने लिए नहीं लगी। एथिक्स के लिए बेसिकली मैं जो टेस्ट सीरीज़ अपने लगाई थी, मैंने वो अच्छे से कर रखी थी, क्योंकि एथिक्स एक तरह से हमारे व्यू पॉइंट्स पे होता है, तो सबके अलग-अलग होते थे। आई थिंक वही आप प्रैक्टिस कीजिए। लेक्सिकन से ये आपको फ्रेम करना थोड़ा समझ में आ जाएगा, कुछ-कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको मिल जाते हैं जो आप कोट कर सकते हैं, तो वो बुक आप पढ़ सकते हो, वो बुक एथिक्स के लिए अच्छी है। अब हम उस चीज़ की बात करेंगे जो आई थिंक जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल GS1 में सब्जेक्ट होता है इंडियन सोसाइटी, उसके लिए वैसे काफ़ी बुक्स हैं मार्केट में, नो डाउट, लेकिन मुझे पर्सनली वो बुक्स कभी पढ़ने का वो नहीं, मुझे लगा वो बहुत लेंदी हो जाएँगी उस चीज़ के लिए, और कुछ-कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो रेलेवेंट नहीं हैं। तो इसके लिए मैं पॉइंट फॉर्मेट में गई थी। मैंने सिलेबस को देखना स्टार्ट किया पूरा, क्योंकि सिलेबस एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैंने अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो इसलिए इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस का चैप्टर हो गया, इनके लिए जो था मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग गई थी। मैं सिलेबस में इंडियन सोसाइटी का जो टॉपिक्स में अलग-अलग पॉइंटर्स है, ग्लोबलाइज़ेशन, पॉवर्टी, तो मैं टॉपिक देखती थी, मैं गूगल करती थी। जो अच्छे-अच्छे मुझे नोट्स मिलते थे, उनको मैं एक तरह से कंपाइल करके मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे, क्योंकि मुझे लगा इतना मोटा बुक पढ़ के मुझे नहीं लगा कुछ फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके मैं सेपरेट नोट्स बनाऊँ, तो इसलिए मैं नोट मेकिंग की थी। ऑनलाइन नोट या आप ऑफ़लाइन भी लिख सकते हैं, जैसा आप प्रेफ़र हो, पेन, पेपर या ऑनलाइन। मैंने पर्सनली ऑनलाइन लिखे थे, क्योंकि मुझे लगा उससे मेरा एक तरह से टाइम भी सेव होगा और जो अलग-अलग चीज़ें हैं वो मैं अच्छे से कंपाइल कर पाऊँ, क्योंकि एक जगह अच्छी चीज़ है, कुछ 2 पैराग्राफ कहीं अच्छे मिलते थे, तो मैं सब अच्छे से रीड करती थी और फिर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको कंपाइल कर लेती थी। तो ये मैंने ओवरऑल सब्जेक्ट्स के लिए किया था। अब हम अलग-अलग स्टेजेस की बात करेंगे। एज़ यू ऑल नो, प्रीलिम्स 3 स्टेजेस में होता है। यूपीएससी 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सो हम वन बाय वन तीनों डिस्कस करेंगे, मेरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सिर्फ डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से यूपीएससी का पैटर्न आजकल चेंज होने को देखा है, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रीलिम्स हुआ है, तो हमने देखा है कि यूपीएससी ने काफ़ी अपना पैटर्न चेंज कर दिया, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, फिर हम इंटरव्यू स्टेज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जो है यूपीएससी का, प्रीलिम्स है, उसके डिस्कस करते हैं। तो जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने हमेशा यही समझा था, ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, और मैंने जितना मैं समझती हूँ 7 to 8 लाख स्टूडेंट्स हर साल प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, देते हैं। तो एक डर हमेशा रहता है कि उतने लाख स्टूडेंट्स में हम कहाँ हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप इस बात को बिल्कुल मत सोचिए हम कहाँ हैं। आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो आप करते रहिए। कौन क्या कर रहा है, क्या है, उस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मैंने हमेशा यही माना कि चाहे कितनी सीट हो, मुझे 1 सीट चाहिए बस है। तो आप माइंड में यही माइंड मेकअप करके चलिए कि आपको 1 सीट चाहिए, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जब मैंने अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो प्रीलिम्स एक तरह से बहुत चैलेंजिंग स्टेज होता है, और हमेशा ये मुझे भी बताया गया था कि जो प्रीलिम्स होता है वो सिलेक्शन ही रिजेक्शन के लिए होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रख के चलिए। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने जैसे अपनी बुक लिस्ट बताई है, तो मैं अपनी इन्हीं बुक लिस्ट पे स्टिक रही थी। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। मैं करंट को जो है अपने स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके पढ़ती थी। अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो जैसे हम पढ़ते हैं कि कई स्टेट्स में होता है गवर्नमेंट जो है
वो मतलब चेंज होती रहती है। तो इसमें गवर्नमेंट चेंज होना हमारा सिलेबस नहीं है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ जो न्यूज़ में आता है वो हमारा सिलेबस हो जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और आपके स्टैटिक में वो क्या चीज़ जुड़ रही है, तो आप उस तरीके से उसकी प्रिपरेशन कीजिए। तो मैंने अपनी बुक लिस्ट वगैरह के साथ इस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सेकेंड थिंग रही प्रैक्टिस की। तो जिस दिन से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उस दिन से मैंने प्रैक्टिस चालू की थी क्वेश्चंस की। ज़रूरी नहीं स्टार्ट में हम फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। मैंने स्टार्ट में अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स की, तो उसमें डेली करंट अफेयर्स के स्टैटिक के 4-5 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो मैंने वही लगाने से स्टार्ट किया था कि एटलीस्ट एक प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस को डील करने की, और मुझे सॉल्व करना आने लगा कि कैसे क्वेश्चन को, क्योंकि यूपीएससी में जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अलग अलग मेथड्स होती हैं वो लगानी पड़ती हैं। तो मैंने हर दिन वो 5-6 क्वेश्चन मैं करती थी जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी। तो आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप वही करिए। कभी-कभी होता है कि 5 या 10 क्वेश्चन हम लगा, एक भी सही नहीं है, तो बिल्कुल डीमोटिवेट ना होइए, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अच्छे से एनालाइज़ करिए। तो उससे क्या आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और क्वेश्चंस को डील करना, अप्रोच करना आपको आने लगेगा। तो ये मैंने किया था। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने की थी मेरी स्ट्रैटेजी की, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई थिंक प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड रखी थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मैं मेंस पढ़ूंगी, नहीं, मैंने स्टार्टिंग से प्री और मेंस साथ में रखा था। प्रीलिम्स के अप्रॉक्स 4 मंथ्स पहले मैं बिल्कुल प्रीलिम्स डेडिकेटेड पढ़ाई मैंने की थी। उस टाइम मैं मेंस को थोड़ा जो भी पढ़ती थी एक प्री ओरिएंटेड वे में पढ़ती थी, जैसे मैं उससे अपना ऑप्शनल थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया था कि अभी ऑप्शनल नहीं करना है। तो मोर और लेस यही मेरी स्ट्रैटेजी थी बेसिक। उसके अलावा मॉक टेस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि एक प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, क्वेश्चंस को डील करना आ जाता है, अप्रोच जो होती है वो समझ में आती है, आपके जो एक फ्रेम ऑफ माइंड है वो ब्रॉडन हो जाता है, नॉलेज बेस अपग्रेड होता है। उसके लिए भी जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो जब मैं बैठी मैंने एनालाइज किया कि क्या मेरी गलतियाँ थी जिससे मैं नहीं क्लियर कर पाई, तो मैंने देखा कि अप्रॉक्स मैंने 10 से 20 ज़्यादा मार्क्स लगाए ही नहीं थे। तो मैंने उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश की और मैंने अप्रॉक्स 90+ मार्क्स लगाए थे अपने सेकेंड अटेम्प्ट के पहले, और आई थिंक वो चीज़ मेरे फेवर में वर्क भी करी है। तभी मैंने सेकंड टाइम और थर्ड टाइम दोनों ही टाइम मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और प्रीलिम्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप जो है गेस वर्क पे बिल्कुल मत जाइए कि आप सोचें कि गेस वर्क कर लेंगे, ये है नहीं तो ये मार्क कर दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। आपका एक गेस वर्क, क्योंकि किसी किसी का होता है कि पॉइंट नंबर से द कट ऑफ मिस हो जाता है, तो प्लीज़ गेस वर्क में तो बिल्कुल मत जाइए। अगर करना है 2-4 क्वेश्चन में चलता है, बट ये नहीं कि आप पूरा पेपर ही गेस वर्क में कर दें, तो नो। उसके अलावा कई लोगों को ये डर होता है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। मार्क्स स्टार्ट किए थे फुल लेंथ के, तो मेरे 60-70 के ऊपर नहीं जाते थे, लेकिन इवेंचुअली वो बढ़ते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िए, और ये भी नहीं कि कम मार्क्स आए तो आप पेपर साइड में रख दीजिए। आप जब भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट आपने लगा लिया, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, उसके मॉडल आंसर्स जो आते हैं आप उसको एनालाइज करिए कि आपने क्या अप्रोच सोचा और एक्चुअली में अप्रोच क्या है। उससे आपको जो एक गैप है वो समझ में आया कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। तो जो पेपर मॉक टेस्ट सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनालाइज करने से आपको अपनी मिस्टेक्स समझ में आएंगी, आप उनको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और एक तरह से आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट मैंने इसी तरह से लगाए थे, मैं लगाती थी और उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करती थी कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, और इवेंचुअली फिर जो है मेरे मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव होने लगते हैं। उसके अलावा कोशिश, जैसे मैंने अपने मॉक्स मतलब एग्ज़ाम में या मॉक में कोशिश की थी कि अप्रॉक्स 80 क्वेश्चंस तो मैं अटेम्प्ट करूँ ही। और जैसे बच्चे जब पेपर देखते हैं तो कभी-कभी होता है कि होता है, आई थिंक टॉपर्स भी सहमत होंगे कि 20 से 30 क्वेश्चंस ज़्यादा ऐसे नहीं होते जो हम बिल्कुल श्योर शॉट होते हैं कि हाँ यही आंसर होगा। आपको 30 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे जो बिल्कुल आपको बनेंगे। बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा-सा आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। और मैंने कई बच्चों का देखा है कि अगर उनको फर्स्ट लाइन नहीं बनती है तो वो पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, तो इस पे बिल्कुल मत करिए। आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से और शांत दिमाग से पढ़िए। हो सकता है पास्ट में आप फेल हुए हो, प्रीलिम्स में नहीं क्लियर हुआ, वो फेलियर का बर्डन लेके आप एग्जामिनेशन हॉल में कभी मत एंटर कीजिए, क्योंकि वो जो है एक चीज़ से आपको पीछे खींचता है और आपको जो बनता होगा आपको वो भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें, बिल्कुल काम और स्मूथ माइंड से दिमाग में जाइए और हर क्वेश्चन को रीड करिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, 1-2 बार 2-3 रीडिंग उस चीज़ को दीजिए। तो इस तरह से मैंने अपना प्रीलिम्स का पूरा
पूरा जो है वो प्लान किया था। अब हम थोड़ा चेंजिंग पैटर्न का बात करते हैं जो प्रीलिम्स का था। कुछ दिनों पहले प्रीलिम्स हुआ है और जैसा मैंने सुना, मैंने पेपर नहीं देख पाई हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि पेपर का उन्होंने पैटर्न जो है चेंज कर दिया है। लास्ट ईयर जब मैंने दिया था उस टाइप के उनके 4 या 5 क्वेश्चन थे, आई थिंक वो डेमो था, जिसमें उन्होंने फुल लेंथ में आई थिंक 47 प्लस उस टाइप के क्वेश्चन थे। तो कई लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है और नहीं हो रहा है, नहीं क्लियर होगा। लेकिन एक तरह से आप देखिए उसी के कारण कट ऑफ भी कम हो रहा है और क्लियर तो कई बच्चे करते ही हैं आखिर क्लियर। तो ये सब मत सोचिए कि उनका अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि ये सब चीज़ जब आप सोचने लगते हैं तो आप उसी टाइम पे जो हार मानने का फर्स्ट स्टेज है वहीं से शुरू होता है कि आप एग्ज़ाम को ही दोष देने लगते हैं कि यूपीएससी ऐसा है, नहीं कर रहा है, पेपर नहीं आ रहा। तो कभी उसको मत दोष दीजिए, आप अपनी मिस्टेक्स जो है उस पर रियलाइज़ करिए कि क्या मिस्टेक कर रहा है। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो जेन्युइन बात है, उनको भी कुछ नया करना पड़ेगा ताकि जो बेस्ट ऑफ द टैलेंट है हमारी कंट्री में वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए, ताकि एक तरह से हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है हमारी कंट्री का हो सके। तो वहाँ तो वो पैटर्न चेंज होगा, उस पर हर बार होता है, हर 3-4 साल में होता है। हमने भी जब स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखते थे। कट ऑफ जब हमारा प्रिपरेशन था तो कट ऑफ 98-105 तक जाता था और अब हम देखें कट ऑफ 88 तक आ गया। तो ये चीज़ यूपीएससी भी रियलाइज़ करती है कि थोड़ा टफ हो जाता तो कट ऑफ नेचुरली जो है वो कम आ रहा है। तो पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो स्टैटिक पोर्शन है, जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, करंट अफेयर्स है, वो चीज़ तो कभी चेंज नहीं होगी। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा-सा एनालाइज़ करने का जो चीज़ है वो बढ़ाने का ज़रूरत है। उसके लिए जैसे कि मैंने बताया जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करिए। अपने माइंड में ये चीज़ हावी मत होने दीजिए कि नहीं हो रहा है या पैटर्न चेंज हो रहा है, बोझ बनता जा रहा है। ये चीज़ जब अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन वहाँ से जो है वो लो लेवल पे ही जाती है, अपग्रेड तो नहीं होती है। तो पैटर्न चेंज हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। अपने फैक्ट्स क्लियर रखिए, जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताई वो पढ़िए, जो एक अपने रिसोर्स है उनको लिमिटेड रखिए। मार्केट में बहुत मटेरियल है, स्पेशली जब ऑनलाइन कंटेंट इतना अवेलेबल है तो एक क्यूरियोसिटी होती है, मेरे पास भी थी। मेरे पास तो लगता है 3-4 बुक्स ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी कि नई बुक आई है तो मैं ले लेती हूँ। तो आप उस चीज़ पे, मेरी गलती मुझे लगता है, मैं नहीं चाहूँगी कोई और एस्पिरेंट वो गलती करे, तो उस चीज़ पे आप बिल्कुल मत जाइए। अपने रिसोर्सेज जितने हो सके उतने लिमिट करिए, क्योंकि मुझे लगता है यूपीएससी में पढ़ने से ज़्यादा उस जो पढ़ा हुआ उसका रिविज़न करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो वो चीज़ आप बिल्कुल मत पढ़िए जो बाद में आपको लगता है आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि टाइम का लिमिट ऑब्वियसली होता है। प्री और मेंस के बीच अगर हम बात करें तो ओनली 3 मंथ्स का टाइम होता है, उसमें आपको मेंस के पूरे जीएस के सब्जेक्ट्स करने हैं, ऐसे होता है उसको प्रिपेयर करना, ऑप्शनल को प्रिपेयर करना है। तो इसलिए अपने मटेरियल जो है लिमिटेड रखिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए और रिविज़न करिए। रिवीजन करने के लिए जैसे मैं बताऊँगी कि जो नोट मेकिंग होती है वो कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल पॉइंटर्स बना के रख सकते हैं, ताकि वो एक आपके हैंड में रहे कि आगे आप एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले आपको मोटी-मोटी बुक्स ना उठानी पड़े। इसलिए थोड़े आप फ्रीक्वेंटली उनको पढ़ सकें, तो मैंने नोट मेकिंग उससे की थी, उस तरह से की थी कि मैं रिवाइज़ कर सकूँ। उसके अलावा हम हाइलाइट करते हैं जैसे मंथली मैगज़ीन्स में, तो मैंने वो पॉइंट्स जो प्रीलिम्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो मैं हाइलाइट करके रखती थी। तो ये ओवरऑल मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी। सो अब हम सेकेंड स्टेज का बात करते हैं जो कि होता है मेंस का स्टेज। सो मेंस में सबको पता है 9 एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, जिसमें से 2 जो है वो क्वालिफाइंग होते हैं। तो मेंस का जैसे मैंने बुक लिस्ट अपनी बताई, मेरी बुक लिस्ट ओवरऑल वही थी, मैंने वही प्रीलिम्स के लिए फॉलो की है, वही मेंस के लिए फॉलो की है। मेंस के लिए मैं जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। तो मेंस के लिए मैंने एक डायरी प्रिपेयर करी थी, उसमें जो डेली न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, उसमें जो एडिटोरियल्स में अच्छे-अच्छे कुछ लाइन्स होते थे, कुछ कोट्स होते थे, कभी-कभी कुछ रिपोर्ट्स आती थी उसकी, जैसे इंडिया का रैंक क्या है या कितने % इलिटरेसी है इंडिया में, कितना मल न्यूट्रिशन है, ये सब के जो फैक्ट्स आते थे वो मैं अलग से डायरी में लिख लेती थी, ताकि जब एग्ज़ाम के पहले मैं रिवाइज़ करूँ तो मुझे ढूँढना ना पड़े कि ये चीज़ कहाँ है, वहाँ है। तो इसलिए मैंने उसको एक प्रॉपर नोट मेकिंग उसकी करंट अफेयर्स के हिसाब से की थी कि ये जो लाइन्स या कोट्स हैं या फैक्ट्स और डायरेक्ट मैं अपने आंसर में यूज़ कर सकूँ, ताकि मेरा कंटेंट इनरिच हो जाए और मेरी कॉपी एक थोड़ी हटके लगे सबसे, क्योंकि मेंस में यही हमारा एक टास्क होता है कि ऑलमोस्ट 12,000-13,000 बच्चों में अपनी कॉपी को कैसे यूनिक और इनोवेटिव बना सकते हैं। तो हमेशा उसी चीज़ में मेरा फोकस रहा कि मैं कैसे अलग बनाऊँ। तो मैंने एक डायरी बनाई जिसमें मैंने ये सब लिखा था जो आपको बताया। सेकेंड थिंग जो थी, मैंने डायग्राम्स और मैप वर्क का बहुत यूज़ किया है। उससे हमारे आंसर में एक विजिबिलिटी क्रिएट होती है और हमारा आंसर अच्छा भी लगता है, एक प्रेजेंटेशन इन्हांस हो जाता है हमारा।
थर्ड थिंग जो मैंने की थी वो था, मैं पॉइंट फॉर्मेट में या फ्लो चार्ट फॉर्मेट में लिखती थी। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक जो है, एक आंसर में फ्लो दिखता है तो एग्जामिनर को इंटरेस्ट आता है रीड करने। मुझे लगता है पैराग्राफ थोड़ा बोरिंग पोर्शन हो जाता है, इसलिए मैं पॉइंट में लिखती थी। और दूसरा, पॉइंट फॉर्मेट में मुझे ऐसा लगता था कि जो है टाइम सेव होता है, क्योंकि हम पैराग्राफ लिखते थे वो लेंदी होने लगता था। जब हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, पॉइंट में लिखते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता था कि मेरा टाइम सेव हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी में हमारे पास 3 घंटे होते हैं, 20 क्वेश्चंस करने होते हैं और पेपर ऑब्वियसली लेंदी होता है। तो हमारा टास्क जो होता है वो ये है कि हम कंटेंट भी मेंटेन करें स्टार्ट टू एंड, क्योंकि ये स्कूल या कॉलेज एग्जाम नहीं है कि हम स्टार्ट कुछ से करते हैं एंड कुछ से करते हैं। तो हमें कंटेंट इम्प्रूवमेंट भी करना, मेंटेन करना है। उसके अलावा हम ना प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है कि जो हम एक्चुअली लिख रहे हैं वो एग्जामिनर समझ भी पा रहा है कि नहीं। कोई मतलब नहीं हम लिख रहे हो जब तक एग्जामिनर को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो इस तरह की एक लेजिबल हैंड राइटिंग भी लिखिए ताकि एग्जामिनर समझ पाए। उसके अलावा मेंस के लिए जो चीज़ मैंने बताया, जैसे स्पीड जो होती है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने तभी से डेली मैंने आंसर राइटिंग की थी। वो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली सबका ये कंसर्न होता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप उस पर मत जाइए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उठाइए। जैसे मैंने प्रीलिम्स का बताया कि वेबसाइट्स में क्वेश्चन आते हैं, उसमें करंट अफेयर्स, क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डेली एडिटोरियल के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो वही वेबसाइट्स में शाम को तक आ जाते हैं। तो आप वही उठाइए और लिखना चालू करिए। आंसर राइटिंग का सिंपल है, जो हम सुनते ही हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो वैसे ही स्टार्ट किया। आप स्ट्रक्चर, पहली बात आपने समझ लिया कैसे 3 स्टेज का स्ट्रक्चर है। लिखिए, मेरे को लगता है वर्स्ट से वर्स्ट आंसर लिखिए, कोई भी चिंता मत करिए कितना बुरा लिखा। मैं आज अपने आंसर पढ़ती हूँ तो मुझे खुद अपने आप में शर्म आती है और लगता है कि कितना बुरा लिखा हुआ है मैंने। बट ये सब मत सोचिए, डेली आप लिखने को, उससे आपका कॉन्टेंट इम्प्रूव होगा, आप खुद अपनी गलतियों से सीखेंगे जैसे मैंने सीखा था। तो आई थिंक डेली उस चीज़ को लिखिए। फिर जब धीरे धीरे मेरा सिलेबस कंप्लीट होने लगा, तो फिर मैंने एक तरह से एक पीयर ग्रुप में प्रिपेयर करना चालू किया, क्योंकि मुझे लगा पीयर ग्रुप में मेंस का प्रिपरेशन ज़्यादा सस्टेनेबली होगा और एक कंसिस्टेंसी मेरे प्रिपरेशन में उसी चीज़ से आई थी। क्योंकि जब मैं अगर डेली लिखती हूँ या कोई भी हो तो एक लेजीनेस फीलिंग आ जाती कि चलो आज नहीं लिखते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में प्रिपेयर करते हैं तो एक हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि नहीं, उसने किया है मैं भी कर लेता हूँ। तो इसलिए मैंने ये किया। मैं और मेरी फ्रेंड थे, तो हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग ने उसके लिए किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे यूपीएससी का डिमांड समझ में आता है, यूपीएससी का एक स्ट्रक्चर समझ में आता है। और मेंस के लिए जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अप्रॉक्स 3 to 4 ईयर्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते ही हैं। और जो करंट के क्वेश्चंस हैं, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, और ये सब जो क्वेश्चन ये रिपीट होते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि उससे एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी और प्रैक्टिस तो हो गई। तो मैंने और मेरी फ्रेंड में हम डेली दूसरे को 2 क्वेश्चन देते थे। एक 150 मार्क वर्ड्स का देते थे, एक 250 वर्ड्स का देते थे। और फिर रात में जब हमारा प्रिपरेशन हो जाए उस टाइम पर हम एक दूसरे को भेजते थे और फिर हम क्रॉस चेक करते थे। क्रॉस चेक करने से ये होता था, हम दोनों अपनी मैं उसकी गलतियाँ देखती, जैसे वो मेरी देखती थी, तो हमारा जो नॉलेज बेस है वो बढ़ता था। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं सोच रही है, वो सोच पा रही है, मैं नहीं सोच पा रही हूँ। तो एक अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाते हैं और एक सेकंड ओपिनियन मिल जाता है हमें, क्योंकि हम अपना आंसर देखेंगे तो हमें तो कुछ गलत लगेगा नहीं, क्योंकि हम ही ने उसको लिखा है। तो एक सेकंड ओपिनियन बहुत ज़रूरी हो जाता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो स्टार्ट उससे ही मैंने किया था। फिर उसके बाद जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे लिया था, तो मैं ये चीज़ तो करती थी। उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से एक तरह से हमें एक मेंटोर सपोर्ट मिल जाता है और एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है। क्योंकि हम दोनों ही एस्पिरेंट्स थे, तो हम दोनों को इतना तो वो नॉलेज था नहीं, तो हम नॉर्मल फीडबैक ही देते थे। तो हम लोगों ने खुद सोचा कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। तो मैंने जीएस कोर का ही 1 ईयर का प्रोग्राम जो इनका आता है, मैंने वो ज्वाइन किया, जिससे कुछ टेस्ट जो थे वो प्रीलिम्स के पहले थे और कुछ जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच कुछ टेस्ट थे। तो मैंने वो पूरा प्रोग्राम ज्वाइन किया था। उसमें ये था कि सेक्शनल और फाउंडेशनल, क्योंकि काफ़ी, आई थिंक जितना मुझे याद 30 समथिंग टेस्ट थे, जिसमें जो था सेक्शनल से ही स्टार्ट हुआ था। पहले फाउंडेशन था, फिर सेक्शनल था, देन फुल लेंथ था। तो इससे ये भी हुआ कि स्टेजेस में मैंने लिखा तो मेरा प्रैक्टिस अच्छे से होता रहा कि जो चीज़ें जैसे मैंने पढ़ ली हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी मेरा तैयार था तो मैंने उसका दे दिया। मार्क्स अच्छे आते थे तो एक बूस्ट भी मिल जाता था कि हाँ हो रहा है। तो ये बहुत बेनिफिशियल हुआ मेरी प्रिपरेशन को कि एक स्टेज में मैंने प्रिपेयर किया। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने यही चीज़ की थी और फैक्ट्स फिगर्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये ओवरऑल मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी थी। अब हम आते हैं हमारे फाइनल स्टेज पे, जो कि है पर्सनालिटी टेस्ट। हम उसे पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी में भी मेंशन्ड है स्कीम में, और हम उसे इंटरव्यू नहीं बोलते हैं, क्योंकि ट्रूली वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट ही है। बोर्ड जो है वो सिर्फ आपको जानना चाहता है कि कल को आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, तो किस तरह से आप अंडर प्रेशर वर्क कर पाएंगे, क्या आपका व्यू पॉइंट्स रहेंगे, चीज़ों को लेकर अप्रोच रहेगा, तो वही है।
तो मैं अपनी अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो सबसे पहला जो मैंने चीज़ किया था, जो हम डैप भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने उसका पूरा प्रिपेयर किया था। उसके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, मैं उसको डिवाइड कर लिया था सेक्शंस में, क्योंकि डैप में जो भी आप मेंशन करते हैं, आपका नाम, आपके फादर का नाम, उनका प्रोफेशन, आपका कॉलेज, ऑप्शनल, सब कुछ एक तरह से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पर्सनली उसका, फिर मैंने उसका हैंड रिटन नोट्स बनाए थे ताकि वो एक हैंडी रहे मेरे को रिवीजन करने के टाइम पे। तो हर चीज़ का मैंने जो ओवर एक 360 डिग्री अप्रोच लिया था। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पॉलिटिकली क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली कितना प्रोग्रेस हो चुका है, पास्ट में कैसा था, ज्योग्राफिकली कैसा है, कितनी ट्राइब्स हैं यहाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स और ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो उन ट्राइब्स के क्या चैलेंजेस हैं, उनको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस तरह से। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इसके लिए भी ओवरऑल अप्रोच की डिस्ट्रिक्ट में क्या चैलेंजेस है, क्या क्या किया जा सकता है, अगर जबलपुर का नाम जबलपुर है तो वो क्यों है। ये सब वो आपका नॉलेज बेस चेक करने के लिए नहीं पूछते हैं, आपकी अवेयरनेस चेक करने के लिए पूछते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड थिंग जो मैंने की थी वो था करंट अफेयर्स। मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और द मिंट, इसलिए ताकि नेशनली और इंटरनेशनली क्या चल रहा है वो मुझे पता रहे, और हर इशू के लिए अलग अलग व्यू पॉइंट्स मुझे मिलते रहें। उन अलग अलग व्यू पॉइंट्स को मिलकर 360 डिग्री जो है होलिस्टिक अप्रोच मेरा क्रिएट होता था एक इशू को, और तभी मैं अपना खुद का ओपिनियन जनरेट कर पाती थी कि ये लोग सोचते हैं और अब मैं क्या सोचती हूँ। और आप इंटरव्यू में भी मैं यही बोलूँगी, पर्सनैलिटी टेस्ट में आप यही करिए, आप क्या सोचते हैं वो बताइए, किसी को कॉपी करने का कोशिश मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अपना बेस्ट इमेज दिखाएं, बिल्कुल ये मत सोचिए। जो आप नेचुरल है बिल्कुल नेचुरली वो पोर्ट्रे कीजिए। वहाँ जो लोग हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनके सामने आप ब्लफ नहीं कर सकते हैं, तो करने का कोशिश भी मत करिएगा। वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का नेगेटिव साइड शो करेगा। तो प्लीज़ किसी को कॉपी मत करिए, अपना ओपिनियन बताइए, पॉलिटिकली करेक्ट होने का कोशिश मत करिए, अपनी चीज़ें बताने का कोशिश करिए। उसके अलावा जो थर्ड चीज़ मैंने की थी वो थी मिरर एक्सरसाइज। मैं अब मिरर के सामने बैठती थी, मैं खुद से ही क्वेश्चंस पूछती थी जो मेरे डैप से रिलेटेड थे या करेंट इशू से, जैसे मैंने आपको बताया। और मैं फिर खुद से ही क्वेश्चन पूछ के खुद को एनालाइज करती थी कि मेरे फेशियल फीचर्स क्या हो रहे हैं, मैं किस तरह से आंसर दे रही हूँ, किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। मैं सामने मोबाइल फ़ोन रख के अपना एक्सप्रेशन रिकॉर्ड तक करती थी उस चीज़ को, ताकि आगे चल के मैं देख सकूँ कि हाँ मैंने पहले ये आंसर दिया था, अब मैं ये दे रही हूँ। तो मेरा एक नॉलेज बेस जो है, एक पॉइंट ऑफ व्यू कितना ज़्यादा ब्रॉडन हो गया है। इस तरह से मैंने अपना इंटरव्यू स्टेज जो है उसको प्रिपेयर किया था। यूपीएससी मैंने ये बिलीव किया है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरी की पूरी जर्नी है हमारी। तो ऑब्वियस बात है, जर्नी होती है, चैलेंजेस आते हैं। तो मैं अपने भी चैलेंजेस, मुझे लगता है कि कई लोगों को लगता है कि टॉपर्स अलग से बिल्कुल जनरेट होते हैं, कहीं पैदा होते हैं, बिल्कुल नहीं है। टॉपर्स जो हैं वो आपके बीच से, जितने लोकल लिस्ट में नाम आता है वो आप एस्पिरेंट्स में ही से निकल के आते हैं, कोई अलग चीज़ वो भी नहीं करते हैं, वो एक सबकी एक कॉमन नेचुरल स्ट्रैटेजी होती है। तो सबको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मैं आपको अपने चैलेंजेस बताऊँगी जो मैंने फेस किए पर्सनली। तो फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि दिल्ली में रहना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैं, क्योंकि मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब मेरे घर से ही था, तो वहाँ रहना, क्योंकि मुझे अपने घर से दूर रहने का भी आदत नहीं था, तो वो बहुत चैलेंजिंग था। ख़ासकर जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है वो बहुत चैलेंजिंग था। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने, जैसे बताया, मैंने वही किया है कि मैंने अपने आप को बर्डन नहीं होने दिया कभी पढ़ाई से। मैंने हमेशा सोचा है कि एक तरह से मैं खुद को एंटरटेन्ड भी रखूँ पढ़ाई के साथ। एक तरह से मैंने हमेशा ये जर्नी एन्जॉय की है अपनी। तो ये मेरा पहला चैलेंज था, और उसके लिए मैंने क्या किया मैंने आपको वो बताया। दूसरा चैलेंज ऑब्वियसली सबको होता है। जैसे मैं अपने शहर में थी, तो यहाँ सबसे मटेरियल अवेलेबिलिटी का बहुत इशू होता था, कि क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा है जबलपुर, यहाँ उतना यूपीएससी का मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो मोस्टली जो था मैं दिल्ली से ही कोरियर करवाया करती थी। जो कई लोगों के लिए ये मिथ है कि प्रिपरेशन करना है तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा, और कई चैलेंजेस होते हैं ऑब्वियसली दिल्ली जाने में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत नेचुरल है, उसमें आप मत सोचिए। लेकिन जो मिथ आप क्रिएट कर चुके हैं कि दिल्ली जाना ही जाना है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको जाना ही है। अगर आप जा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं जा सकते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। आजकल ऑनलाइन बहुत मटेरियल अवेलेबल होता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, यूट्यूब है, यूट्यूब में सेशंस होते हैं। उसके अलावा सर, जैसे मैंने बताया मैं कोरियर करवाती थी, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल मत सोचिए कि आप दिल्ली नहीं जा सकते तो आपका बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। दिल्ली में ना रह के भी कई लोग क्लियर करते हैं। तो एक ये सेकंड मिथ है, और जो मैंने भी एक तरह से चैलेंज फेस किया। थर्ड चैलेंज होता है जो हम सब फेस करते हैं, आई थिंक काफ़ी लोग फेस करेंगे, वो फाइनेंशियल चैलेंज भी होता है।
तो उसमें भी देखिए आप कई अलग-अलग प्रोग्राम्स वगैरह भी आते हैं, मतलब जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी कंडक्ट कराते हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। या यूट्यूब में भी काफ़ी मटेरियल है, मुझे लगता है जिनका फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो आप यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में काफ़ी जो ऑलरेडी क्रैक किए हुए टॉपर्स होते हैं, वो अपने कुछ व्यू पॉइंट्स बताते हैं, अपना एक पढ़ने का तरीका बताते हैं। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके फ्री लर्निंग प्रोग्राम्स चलते हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। बात रही मटेरियल की, तो मटेरियल इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि लिमिटेड रखिए, जितना लिमिटेड रहेंगे तो एक तरह से इकोनॉमिकली भी आपको सही रहेगा और आपका प्रिपरेशन भी जो है वो एक प्लान्ड मैनर में हो पाएगा। उसके अलावा जो है हमेशा जो है एक प्लान्ड और स्ट्रैटेजाइज्ड वे में पढ़िए और कंसिस्टेंट वे में पढ़िए, जो मैं बोलना चाहूँगी। क्योंकि कभी-कभी होता है कि ऐसा हो कि आप किसी दिन 18 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें मत जाइए, एक कंसिस्टेंट वे में पढ़िए। और कंक्लूजन के लिए जो मैं सबसे मेन चीज़ बोलना चाहूँगी कि हार्ड वर्क, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये जो है वो यूपीएससी क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा आप ध्यान में रखिए कि आपको हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रखना है, थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं और एक प्लान्ड मैनर में वर्क करते हैं, तो फिर आप डेफ़िनिटली कभी ना कभी इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। थैंक यू।